हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने नए यूट्यूब चैनल द पेट्स लॉजिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए वीडियो के साथ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं फ्रेंड्स पेट्स क्लिनिक पर, जो कि लोकेटेड है फ्रेंड्स कॉलोनी, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो आज हम मिलेंगे सर से और जानेंगे पेट्स रिलेटेड कुछ टिक्स, फ्लीस के वाले डिजीजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर प्रभु राउत और मेरा क्लिनिक जो लोकेटेड है फ्रेंड्स कॉलोनी, कार्टून रोड, नागपुर। ओके सर। तो सर, हम आज आपसे जानना चाहेंगे टिक्स और फ्लीस के बारे में, जिससे हम सबसे ज़्यादा और सबसे हमारे पेट्स इफेक्टेड रहते हैं। एक तो वो हमारे घर में भी अगर हो गए डॉग को तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और ऊपर से डॉग्स को भी उनसे क्या क्या डिजीज़ होने के चांसेस है। सर, आप प्लीज़ इस बारे में आज बताइए। ये परजीवी करके ये डिसीज रहते हैं, जो बाह्य परजीवी और आंतर परजीवी, ऐसे दो कैटेगरी में इसका डिवाइडेशन होता है। जो आंतर परजीवी जो रहते हैं उसको एक एंडो पैरासाइट बोलते हैं, एंडो पैरासाइटिक डिसीज। बेसिकली इस डिसीज में वर्म जो है, टेप वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, ये पेट के अंदर में या आंतड़ी के अंदर में लोकेटेड रहते हैं। इनकी वजह से बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि डॉग खाना नहीं खाता है, उसके बाद लॉस ऑफ हेयर का प्रॉब्लम आता है, उसके बाद डायरियल, वोमिटिंग, इस टाइप के कुछ कैरेक्टर दिखते हैं। तो इसमें प्रिकॉशनरी इनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली 3 मंथ में डिवर्मिंग किया जाता है, जिससे कंट्रोल होता है। ये इनर पैरासाइट। और सर, आउटर पैरासाइट्स के लिए? आउटर पैरासाइट में जैसा एक्टो पैरासाइट करके बोला जाता है। एक्टो पैरासाइट में एक्सटर्नल पैरासाइट, ये बॉडी पे लोग रहते हैं, बॉडी के ऊपर में, जैसा टिक्स हो, फ्लीज हो, ये लोग इनके वजह से ब्लड प्रोटोजोल डिसीज होती है, जो ब्लड कॉन्टेमिनेट होके ब्लड के रिलेटेड, जैसा आप बहुत बार देखते हैं कि बेलिसियोसिस, अर्लिकोसिस, ट्रिप्टोसोमेसिस, ये सब डिसीज इस एक्सटर्नल पैरासाइट की वजह से होते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए अपने को इंजेक्टेबल रहता है, वो करने से क्योर हो जाता है। ओके सर। तो सर, ये जो ये डिजीज़ है, जो ये टिक्स फ्लीस की वजह से जो डॉग्स को हो रहे हैं, ये डिजीज़ ह्यूमंस को ट्रांसमिट होने के कोई चांसेस होते हैं? कोई चांसेस नहीं। ह्यूमंस को होने के इसके कोई चांसेस नहीं? प्रिकॉशन लेना जरूरी रहता है, क्योंकि ये बेसिकली डॉग एनिमल्स का ही ब्लड सक करते हैं। ओके। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसा इसमें बताया कि हुक वर्म्स और ये जो आपने, तो ये सब वर्म्स के लिए जो ट्रीटमेंट होता है सबका डिफरेंट होता है, और एक सिमिलर ट्रीटमेंट से सबको रिलीफ हो जाता है? इसमें अभी 3 टाइप के वर्म्स अपन लेते हैं, जैसा राउंड वर्म्स हो, हुक वर्म्स हो, देन टेप वर्म। तो टेप वर्म्स के लिए, टेप वर्म्स का जो आउटब्रेक रहता है बचपन में 3 मंथ तक ज़्यादा रहता है। 3 महीने में जो छोटे पपीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा दिखता है, तो उसके लिए प्लेन अल्बेंडाजोल करके जो लिक्विड्स मिलता है वो यूज़ किया जाता है। देन फिर 3 या 4 महीने के बाद अपन देखते हैं कि ये दूसरे वर्म्स उसमें आने की वजह से इसको बहुत सारे अलग अलग कंपनी वालों ने जो ड्रग्स बनाए हैं, जो टैबलेट्स बनाए हैं, उससे क्योर होता है। ओके सर। तो सर, कैसे डॉग्स ओनर जो ये टिक्स है, इससे अपने डॉग्स को बचाए, और कैसे मतलब इनका अपने डॉग्स को क्योर कैसे कर पाए? येल्डो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट, येल्डो अंदर के होते हैं, एक्टो बाहर के होते हैं, दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। एक अंदर अगर पैरासाइट है, वर्म्स है, तो नेचुरली इसके शरीर में एक्टो पैरासाइट भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनको क्योर करने के लिए ऊपर से जो कुछ स्प्रे मेथड होती है, कुछ पोर ऑन होता है, जो ऊपर से डाल के उसको जो टिक्स है उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके सर। तो सर, क्या आप बता सकते हैं टिक्स क्या होती है, और टिक्स डॉग के लिए क्यों चिंता का विषय है? टिक्स डॉग के शरीर के ऊपर में 2 टाइप में, 3 टाइप में आता है। एक चपटी साइज में जो रहती है वो मेल होता है, और एक बोन जो मस्सा सामान रहता है वो फीमेल होती है।
और एक फ्रीज में रहता है जो उड़ने वाला, जो इसमें अपन पिसू बोलते हैं। ये 3 टाइप रहते हैं और ये लोग सकर है, क्योंकि आप अगर टिक्स को देखोगे, जब डॉग के ऊपर में वो बाइट करता है तो ब्लड सक करता है। इसकी वजह से ब्लड के रिलेटेड जो डिसीज होते हैं होने के चांसेस रहते हैं। बेबीसियासिस हो गया, अर्ली चियोसिस हो गया, ये प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत बार डॉग की डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं। इसको ओके सर। तो सर डॉग्स में टिक्स के इन्फेक्शन और कॉमन साइंस क्या होते हैं सर? अगर टिक इन्फेक्शन है तो बहुत बार क्या होता है कि डॉग खाना छोड़ देता है और यहाँ तक कि उसको बुखार ज़्यादा रहता है। 3-3, 4-4 दिन तक वो खाना खाने को अवॉइड करता है, बुखार कम नहीं होता। ऐसे इसमें भी वो टेस्ट लेके उसको ब्लड प्रोटोजोल टेस्ट की जाती है, उसमें अगर पॉजिटिव है तो दिखाया जाता है उसको। डॉग्स ओनर कैसे टिक्स को पहचान सकते हैं सर, और उन्हें अपने डॉग से कैसे रिमूव कर सकते हैं एक सेफ वे में? नॉर्मल डॉग जैसा अपन डॉग के ऊपर देख के पालपेट करते हैं, तो डॉग के ऊपर में अगर टिक्स है तो अपने हाथ में ही पालपेट होती है। और आप अगर अच्छे से उसको देखते हैं तो आपको टिक्स दिखता ही। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो मेडिकेटेड स्प्रे होता है, एंटी टिक शैम्पूज मार्केट्स में अवेलेबल है। ये सब यूज़ करके टिक्स को अपन क्योर कर सकते हैं, या फिर उसको इंजेक्टेबल भी होता है जो इंजेक्शन से भी कंट्रोल होता है। तो सर ये जो टिक्स का जो इन्फेक्शन है, ये डिजीज है, वो एज के हिसाब से भी वैरी करता है या सब डॉग्स को अगर ये हुआ सभी तो सभी डॉग सेम में ही होता दिखता है? है, सभी डॉग में दिखता है। सभी डॉग को हाँ, सेम ही होता है, बचपन एज से, का हाँ। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता? ठीक है सर। कम ज़्यादा रहता है, लेकिन बेसिकली सभी डॉग में टिक्स का प्रॉब्लम होता है। और सर जैसे टिक बाइट्स हुई तो उसकी वजह से डॉग्स को हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? टिक्स बाइट होने के बाद टिक्स जो है ये सकर है, तो ये ब्लड सक करने की वजह से एनीमिया होना, लॉस ऑफ ब्लड होना, देन वीकनेस जो आता है, और एलोपेसिया, लॉस ऑफ हेयर, वीकनेस आता है उसमें। डॉग प्रॉपर खाना नहीं खाता है। तो सर इनमें क्या अलग अलग प्रकार की टिक्स होती है और उनके कुछ अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है या सबका सेम है? सभी सेम ही रहते हैं। सबके कॉन्सिक्वेंसेस सेम है और टिक्स के कुछ फॉर्म्स होंगे? टिक्स 2 टाइप टिक्स रहती है, एक फ्रीज रहती है और टिक्स रहती है जो गोचिड़ी जो बोलते हैं। ओके। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन यही एक्सटर्नल अप्लाई करना यही रहता है। डॉग्स को टिक से बचा कर कैसे रखें? बाहर जब डॉग को अपन लेके जाते हैं तो बाहर अदर डॉग भी जिस जगह पे आते हैं उसी डॉग जगह पे अपना डॉग भी पॉटी करने जाता है। तो वहाँ उसके एग्स वहाँ ऑलरेडी वहाँ रहते हैं और उसके थ्रू ये कॉन्टेजियस रहता है। उससे प्रिकॉशन ये है कि एक ही जगह पे डॉग को लेके नहीं जाना चाहिए, अलग अलग जगह पे डॉग को घुमाने के लिए लेके गए तो बेटर रहता है। ठीक है क्योंकि सर। जो कॉन्टेमिनेट डॉग्स रहते हैं जिन पे टिक्स रहते हैं वो टिक्स इसके आंग पे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके सर। तो सर हम जैसा इसके लिए जो टिक्स है, टिक्स फ्लीस के लिए तो आपने जैसा बता दिया कि हम एक इंजेक्टेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ डिवॉर्मिंग्स देकर भी उनके स्टमक के जो इंसेक्ट्स है वो निकाल, मतलब वो डिवॉर्मिंग करके स्टमक भी क्लीन कर सकते हैं। लेकिन सर जैसा होम रेमेडीज में हम कुछ यूज़ कर सकते हैं डॉग्स के लिए, होम रेमेडीज टिक्स के लिए? इसके लिए आयुर्वेदिक में जैसा अपन नीम पत्ती का बात करना, इससे भी थोड़ा कंट्रोल होता है। इसका उतना 100% रिजल्ट नहीं होता है। वही उसको प्रिकॉशन लो, जहाँ पे ज़्यादा आउटब्रेक दिखता है, जहाँ डॉग की क्वांटिटी ज़्यादा दिखती है उस जगह पे उसको लेके मत जाओ। ये एक प्रिकॉशन है इसमें। तो सर जैसा ये टिक्स से जुड़े जो कुछ भी इन्फेक्शंस है या डिजीजेस है, ये अपने डॉग्स को ना हो, इसके लिए कुछ वैक्सीनेशंस और कुछ ट्रीटमेंट्स आप बता पाए? वैक्सीनेशन इंजेक्टेबल रहता है जो टिक्स नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर वे से डिवर्मिंग करो उसको। उसके बाद अगर टिक्स दिखता है तो एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए शैम्पू यूज़ करो, या पाउडर्स मिलता है, ये पाउडर से टिक्स को कंट्रोल में किया जाता है। ओके सर। सर बस एक मेरा लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा कि डॉग्स को अगर टिक्स होती है तो कितने इंटरवल में डॉग्स का बात करना चाहिए, इंटरवल में चाहिए डॉग को, और एक वो टिक्स के लिए जो आप इंजेक्टेबल्स बोल रहे हो तो वो कितने कितने दिनों में हम दे सकते वो हैं? 7-7 दिन में इंजेक्टेबल कर सकते हैं अपन 2 से 3 बार। लेकिन एक्सटर्नल जो अप्लाई करते हैं, जैसा बात हो गया उसका टिक्स के लिए या स्प्रे हो गया, तो ये हफ्ते में 2 बार भी किए तो चलेगा। थैंक यू सर, आपने हमारे इतने सवालों का जवाब दिया और आपका इतना कीमती समय हमें दिया।